हे गाइज, मेरा नाम है शुभ और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हो गई, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है पिछले साल अक्टूबर से। सोनम के जो पिताजी हैं देवी सिंह, उन्होंने बताया कि हमारे रघुवंशी फैमिली में एक रिवाज है कि हम रामनवमी के दिन पर एक डिब्बे में पर्ची डालते हैं। जिस माता पिता के बच्चे शादी करने लायक हो जाते हैं वो एक पर्ची डालते हैं और सुटेबल वर या वधू ढूंढ कर हम शादी कर देते हैं। तो सेम यही चीज़ होती है अक्टूबर 2024 को। जो सोनम के पिता होते हैं देवी सिंह, वो एक पर्ची डालते हैं डिब्बे में, और जो राजा रघुवंशी के पिता होते हैं वो भी एक पर्ची डालते हैं उसी डिब्बे में। तो बाद में जब दोनों लोग उस डिब्बे को देखते हैं, फिर जब वो लोग एक दूसरे का बायोडाटा देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि कुंडली काफ़ी मिल रही है और दोनों के पिता को पता चलता है कि हमारे बच्चे, दोनों के बच्चे मांगलिक हैं। तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जो मांगलिक दोष होता है, अगर बीबी को है तो पति को नुकसान हो सकता है, अगर पति को है तो पत्नी को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर दोनों को मांगलिक दोष है तो ये दोष कम हो जाता है। तो इसी दोष के चलते दोनों परिवार को ये रिश्ता समझ में आ गया, क्योंकि दोनों मांगलिक थे। दोनों आपस में परिवार मिलते हैं, फिर शादी फिक्स हो जाती है, फिर उन दोनों का रोका होता है और रिसेंट 11 मई को उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद 12 मई को सोनम राजा रघुवंशी के घर आ जाती है। 12 को और 13 को और 14 को वो 3 दिन राजा रघुवंशी के घर पे रहती है, मतलब अपने मायके में रहती है, ससुराल में रहती है। फिर उसके बाद वो अपने मायके वापस चली जाती है। इसी के पैरेलल एक कहानी और चल रही होती है। जब सोनम ग्रेजुएशन पास हो जाती है तो अपने पिता की फैक्ट्री में वो भी काम करना चाहती है। तो उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम भी फैक्ट्री में काम कर सकती हो। तो सोनम भी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगती है। 2022 को उसका ग्रेजुएशन पास हुई रहती है। और उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन करने के बाद जब फैक्ट्री ज्वाइन करती है तो उसे वहाँ पर एक राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति मिलता है। दोनों की पहले दोस्ती होती है, फिर दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन दोनों को पता नहीं चलता। धीरे धीरे कहानी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे सब कुछ सही चलने लगता है उन दोनों का। फिर उसके बाद सोनम को जब ये रिश्ता आता है तो सोनम के दिमाग में एक चीज़ आती है। सोनम भी वही चीज़ सोचती है कि यार, अगर मेरी राज से डायरेक्ट शादी हुई तो कहीं राज को कोई नुकसान ना हो जाए, कुशवाहा को कहीं नुकसान ना हो जाए। तो इस वजह से वो चाहती है कि मैं राजा रघुवंशी से शादी कर लेती हूँ और उसके बाद हम राजा रघुवंशी को मार देंगे, वो दोस्त भी खत्म हो जाएगा। और मैं अभी अपनी फैमिली को बता भी नहीं सकती हूँ ये चीज़ की, क्योंकि राज एक नौकर है सोनम के यहाँ। तो अब नौकर से शादी करने के लिए कौन परिवार मानेगा। और दोनों वेल सेटल्ड फैमिली से थे, चाहे राजा रघुवंशी हो चाहे सोनम हो। और जब वेल सेटल्ड फैमिली से थे इसलिए उनकी दोनों की शादी भी फिक्स हो गई। फिर धीरे धीरे कहानी बढ़ती है दोनों की। 2 साल हो गए। अब ये दोनों, जो राज होता है और जो सोनम होती है, ये दोनों मन में विचार बनाते हैं कि राजा से तुम शादी कर लो, उसके बाद हम राजा को किसी ना किसी प्लान के तहत मार देंगे और उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लेना, दोस्त भी खत्म हो जाएगा। ये सारा प्लान इन दोनों के मन में चलता रहता है। फिर होता क्या है एक्चुअली में कि सोनम के जो सोनम होती है वो राजा से बोलती है कि हम कहीं घूमने चलते हैं। तो राजा अपनी फैमिली वालों से वो बात बोलता है, लेकिन जो राजा के फैमिली वाले लोग होते हैं वो नहीं मानते। उन लोगों का मानना होता है कि नहीं नहीं, मत जाओ, अभी इतनी जल्दी घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले कश्मीर जाने के लिए बोलते हैं। तो अभी पहलगाम में रिसेंट एक अटैक हुआ था, तो इस वजह से उनकी फैमिली वाले मना कर देते हैं। लेकिन सोनम फिर दिमाग में और एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि मैंने मन्नत मांगी है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं कामाख्या देवी का दर्शन करूंगी। तो अब कामाख्या देवी गुवाहाटी में है, असम में। तो अब लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जा सकते हो। फिर और उसके बाद राजा फिर भी जाने को ज़्यादा राजी नहीं होता, क्योंकि राजा को इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं। क्योंकि 14 मई को राजा और सोनम कहीं पे गए होते हैं शादी में। राजा को वहाँ पे सोनम का जो बिहेव होता है वो अच्छा नहीं लगता। तो आके ये बात अपनी माँ से भी बताता है। तो माँ कहती है अरे चलो, नई शादी है, शायद अभी शर्मा रही होगी, शायद चीज़ें नहीं सही लग रही। लेकिन फिर भी राजा फिर कहता है चलो अच्छा ठीक है। तो उसकी माँ भी बोलती है कि कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो राजा को भी लगता है कि चलो शायद ठीक हो जाएंगी। फिर राजा भी, इस वजह से राजा ज़्यादा जाना नहीं चाहता था, बट
अब सोनम के फोर्स करने पे उसे 20 मई को ये लोग कामाख्या देवी मंदिर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के षड्यंत्र के बीच में सोनम ने एक षड्यंत्र और बनाया होता है। वो कहती है कि जब तक मैं कामाख्या देवी का दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक तुम मेरे साथ पति पत्नी के रिश्ते के साथ नहीं रह सकते हो, मतलब हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब राजा को लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसने मन्नत मांग रखी है सब कुछ। अब जब ये लोग वहाँ पे 21 तारीख को पहुंच जाते हैं और मंदिर में दर्शन हो जाता है, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि यार अब मैं क्या करूंगी। सोनम के मन में आता है कि अब मैं क्या करूंगी, अब तो मुझे पति पत्नी के रूप में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि बस कामाख्या देवी के दर्शन ही करना है। अब इस कहानी के बीच में एक स्टोरी बहुत ज़्यादा जरूरी समझनी है कि राज कुशवाहा अपने 3 दोस्तों को अपने पूरे जाल में शामिल करता है। उसके तीनों दोस्त जो होते हैं, एक होता है आकाश राजपूत, एक होता है विशाल चौहान और तीसरा होता है आनंद। इन तीनों को अपने प्लान में फिक्स करता है और कहता है कि अगर तुम तीनों मेरे कहने पे राजा को मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अच्छा, उसके तीनों दोस्त फिर किसी ना किसी तरीके से राजी हो जाते हैं। सबसे पहले उसमें से आकाश राजी होता है, फिर आकाश को और विशाल को और आनंद को राज क्या करता है कि 50,000 रुपये और एक मोबाइल देता है और कहता है बस इसी मोबाइल को यूज करना, बाकी कोई फ़ोन या कुछ भी वगैरह यूज मत करना। तो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यही यूज करूंगा। और ये 17 तारीख को ही मेघालय भेज देता है भाई। 17 तारीख को ही मेघालय भेज देता है अपने तीनों दोस्तों को कि मेघालय में तुमको राजा और सोनम मिलेंगे, वहां पे तुम राजा को मार देना। तो क्या होता है कि सोनम फिर प्लान बनाती है वहां पे 21 मई को। जब ये सब हो जाता है सोचती है यार अब कैसे मैं करूं, क्या करूं। तो उस बोलती है कि नहीं नहीं, अब हम शिलोंग चलते हैं, मेघालय चलते हैं, चेरापूंजी चलते हैं। क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि वहाँ पे बहुत सारी खाड़ी है, बहुत सारे पहाड़ हैं, और उसने बहुत रिसर्च किया होता है इस चीज़ के बारे में अपने फ़ोन पे भी। बाद में जब डीआईजी साहब ने और पुलिस वालों ने खोजबीन की तो उसको पता चला कि उसने अपने फ़ोन में बहुत सारे खोजबीन की रखी थी कि मेघालय के बारे में, शिलोंग के बारे में, चेरापूंजी के बारे में बहुत सारा रिसर्च कर रखा था। ये सब होता है गाइज, ठीक है। उसके बाद फिर ये बंदी उससे कहते हैं कि तुम शिलोंग चलो मुझे लेके। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, हम शिलोंग चलते हैं। वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब इनका प्लान क्या था, सबसे पहला प्लान तो ये था कि हम कहीं सेल्फी पॉइंट पे जाएंगे, सेल्फी लेने के चक्कर में इसको धक्का दे देंगे और ये खाई में गिर जाएगा, मर जाएगा। प्लान एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा, घर वालों को बता देंगे कि गलती से वो गिर गया, ये वो करके, है ना। लेकिन इसका प्लान ये बन नहीं पाता क्योंकि चेरापूंजी में बारिश होती है, तो ऐसे फिसलन वाली जगह पे राजा जाता ही नहीं है। और इसके बाद फिर ये प्लान बी पे आते हैं। इसके जो 3 दोस्त गए रहते हैं राजा के और सोनम के, समझ लो सोनम के भी दोस्त थे वो। तो राज के जो 3 दोस्त गए रहते हैं पहले से, जिनको फिक्स किया रहता है राज ने कि अगर प्लान ए कैंसिल हो गया तो प्लान बी अप्लाई करना है, मतलब फिर तुमको मारना है। फिर सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रहती थी, लगातार लोकेशन शेयर करती थी। 21 तारीख को भी, 22 तारीख को भी, 23 तारीख को भी। 23 तारीख को हत्या हुई थी राजा की। ये 23 लगातार 3 दिन तक लोकेशन शेयर करते थे, आसपास ही रहते हैं, ठीक है। फिर जब 22 तारीख को क्या होता है कि जब उसके बाद राजा के दिमाग में आता है कि चलो कहीं ट्रैक पे चलते हैं, जब घूमने आए हैं तो कहीं घूम लेते हैं। सोनम भी कहती है कि हाँ, सोनम के मन में तो वही चल रहा था कि कहीं खाड़ी मिल जाएगी या कहीं खाई मिल गई तो हम गिरा देंगे, फेंक देंगे या धक्का दे देंगे, है ना। यही सब चल रहा था। तो लेकिन क्या होता है कि वो एक गाइड ले लेते हैं राजा। तो 22 तारीख का प्लान इन लोगों का हो जाता है कैंसिल। लेकिन जो गाइड होता है उसका नाम है अल्बर्ट पेट। जो अल्बर्ट पेट होता है वो, ये कैरेक्टर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बाद में पता चली, ठीक है। फिर ये 22 तारीख को वापस आ जाते हैं। 23 तारीख को प्लान बनाते हैं और 23 तारीख को फिर प्लान बनता है। फिर ये लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है गाइज कि इसके तीनों दोस्त जो होते हैं राज के, है ना, राज कुशवाहा और राजा कुशवाहा में वो मत होना। तो जो राज होता है वो सोनम का बॉयफ्रेंड है और राजा जो है उसका पति है, ठीक है। फिर राज ने अपने जो 3 दोस्त भेजे होते हैं वो भी आसपास ही रहते हैं क्योंकि वो बार बार लोकेशन शेयर करती रहती थी। उसके बाद जब वो वहाँ पे बुलाती है, फिर अपने उनके तीनों दोस्तों को सोनम बुलाती है राज के और बोलती है कि तुम मार दो। तो उन लोगों ने धारदार हथियार ऑर्डर किया रहता है ऑनलाइन और उसी धारदार हथियार से वही गुवाहाटी में, वहाँ क्या नाम की शिलोंग में ही लिया रहता है उन लोगों ने वो हथियार। और उस हथियार से पहले एक पीछे मारते हैं राजा को
और फिर आगे मारते हैं। कहते हैं कि सोनम वहां पे खुद थी, सोनम जाके देखती है कि ये मर गया कि नहीं मर गया। सोनम जब देखती है कि मर गया है, फिर सोनम भी उन तीनों में से चार, ये चौथी ये रहती है, एक हाथ पकड़ती है, ये एक हाथ एक दूसरा बंदा पकड़ता है, दो लोग एक एक पैर पकड़ते हैं और ये चारों मिलके खाई में फेंकते हैं। तो ये दो स्कूटी से गए रहते हैं, एक पे तीन बंदे थे, वो जो तीनों थे, और जो राजा होता है और सोनम होती है, ये दोनों एक स्कूटी से गए रहते हैं। अब वहां पे स्कूटी दो हो गई, ये चार रहते हैं, तो फिर दो दो करके आकाश के साथ सोनम बैठती है और बाकी आनंद और क्या नाम की विशाल एक स्कूटी पे बैठते हैं। फिर दोनों वहां से 12 किलोमीटर दूर तक आते हैं और स्कूटी को एक जगह पे पार करके सोनम वहां से अलग हो जाती है, वो तीनों बंदे अलग हो जाते हैं। वो तीनों बंदे बिहार, फिर यूपी, यूपी के रास्ते इंदौर, इंदौर से मतलब पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब ये इन लोगों का एकदम फुल प्रूफ प्लान था कि यार ऐसा ऐसा है, ठीक है, सब कुछ इन लोगों को लगता है कि अब कुछ होगा नहीं, ठीक है, और लड़की को भी लगता है कि कुछ होगा नहीं। लड़की भी वहां से 23 तारीख को ही गायब हो जाती है। अब जब 23 तारीख को खबर पहुंचती है इनके घर वालों को कि यार फोन नहीं लग रहा, मतलब 23 तारीख को लास्ट बात हुई रहती है सोनम के परिवार वालों से और राजा के परिवार वालों से। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर 24 तारीख को ना फोन आता है राजा का ना सोनम का। फोन कहाँ से आएगा जब राजा तो मर ही गया है, सोनम गायब है। उसके बाद 25 तारीख को फोन नहीं आता, जब घर वाले फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिन तक कॉल नहीं आ रही है और इतनी दूर पे चलो वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो पीसीओ से तो कॉल कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, 26 तारीख को सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई दोनों लोग मिलके वहाँ से जाते हैं शिलोंग। फिर वहाँ पे वो एफआईआर करते हैं। फिर पुलिस छानबीन शुरू करती है और छानबीन में क्या पता चलता है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है पुलिस वालों को कि हम क्या करें। 26 तारीख को पूरा दिन बीत जाता है, 27 तारीख का पूरा दिन बीत जाता है। फिर 28 तारीख को उन दोनों लोगों को, पुलिस वालों को, जहाँ पे लोग ठहरे रहते हैं, जो होम स्टे में, लोग होटल में नहीं रुके रहते, एक होम स्टे में रुके रहते हैं, वहाँ से थोड़ी देर पे दूर पे दो बैग मिलते हैं। फिर जब सोनम के भाई और राजा के भाई दोनों उसको बैग को देखते हैं तो पता पहचान जाते हैं कि हाँ ये बैग तो उन दोनों का ही है। फिर छानबीन शुरू हो जाती है। फिर देखो वहाँ पे पुलिस वालों को ये लगता है कहीं लोकल गैंग ने कुछ किडनैप तो नहीं कर लिया या मार तो नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे छोटे मोटे वारदात ऐसे हो चुके थे। एक हंगरी का बंदा एक बार यहाँ पे आया था तो उसके साथ भी यही सब लूटपाट हो गई थी, हत्या हो गई थी। और जहाँ पे फिर मतलब उस लोकेशन पे इस तरह के छोटे मोटे कांड होते रहते थे, मतलब हत्या भी हो चुकी थी या लूटपाट भी हो चुकी थी टूरिज्म वालों के साथ, टूरिस्टों के साथ, तो इस तरह की चीज़ें हो चुकी थी। तो दिमाग में ये सब चीज़ें थी तो कि पुलिस वालों की कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ऐसा तो ऐसे तो कोई गायब नहीं हो सकता, मतलब सीधी सी बात है, ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है, मतलब एक अच्छा खासा आदमी, दो आदमी कहाँ गायब हो सकते हैं। छानबीन करती रही। 23 तारीख को कतिगाई हत्या हुई थी। फिर 2 जून को जाके एक खाड़ी के नीचे, जिस खाड़ी में राजा को फेंका होता है, राजा रघुवंशी को, वहां पे जाके राजा की लाश मिलती है। पुलिस वाले जब नीचे उतरते हैं किसी तरीके से, एनडीआरएफ वाले, और नीचे उतरते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे एक लाश मिलती है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि वो लाश पहचान में तो नहीं आती है कि किसकी लाश है। तो पुलिस वाले फिर इन दोनों लोगों को, सोनम के भाई को और राजा के भाई को इत्तला करते हैं। वो दोनों लोग वहाँ जाते हैं। पहचान तो मतलब फेस से तो नहीं पहचान पाते, लेकिन कपड़े से, और राजा के हाथ में टैटू बना होता है, उसमें राजा लिखा होता है, तो उससे पहचान जाते हैं। चलो यार ये हुआ कि एक लोग तो मिल गए। अब दूसरा बंदा कहाँ है यार, सोनम कहाँ पे चली गई यार, मतलब वो मिल ही नहीं रही है, उसके साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं हो गया। और जहाँ पे इसकी लाश मिली थी राजा की, वहाँ से 22 किलोमीटर दूर पर बांग्लादेश का बॉर्डर है और वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। तो ऐसा इन लोगों का मानना था कि कहीं पे यार वहाँ से तो लोग, वहाँ से तो बंदे उठ के तो नहीं आए, गैंग तो नहीं आई और मार दिया हो, लड़की को कहीं लेके चले गए हो, किडनैप कर लिया हो, या कुछ गलत कर दिया हो, या कुछ गलत कर रहे हो, या कहीं लाश और फेंक दी हो मार के, है ना, लूटपाट का मामला हो, क्योंकि राजा के हाथ में जो अंगूठी अंगूठी होती है वो नहीं होती है वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती है पुलिस वाले को। मेघालय पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए, क्योंकि भाई 7-8 दिन के उसमें बंदा ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, ढूंढा ही नहीं जा रहा बंदा, तो मतलब सवाल तो उठते हैं। मेघालय को भी बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया कि टूरिज्म यहाँ पे आने लायक नहीं है, ये है वो है। लेकिन अब मेघालय की क्या गलती है, या उन पुलिस वालों की क्या गलती है? जब तुम्हारे घर में ही आदमी तुमको नहीं बचाना चाह रहा, घर का आदमी मारना चाह रहा है, तो पुलिस इसमें क्या कर सकती है बेचारी, ठीक है। पुलिस पुलिस फिर बहुत ढूंढती है। पुलिस को फिर यार पता चलता है कि धीरे धीरे कड़ी थोड़ा जुड़ती चली जाती है, तो फिर पुलिस वालों को गाइड के बारे में पता चलता है, ठीक है, गाइड के बारे में पता चलता है। फिर गाइड से पूछताछ होती है, ठीक है, और उसके बाद गाइड से पूछताछ के बाद
जब गाइड होता है वो बताता है कि जब हम 22 तारीख को राजा और सोनम के साथ गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे 3 बंदे और थे जो हिंदी बोल रहे थे। मुझे हिंदी नहीं आती, वो लोग क्या बोल रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट वो 3 लोग थे और जो हिंदी में बात कर रहे थे। और मुझे इंग्लिश आती है, मुझे लोकल लैंग्वेज आती है, इसलिए मुझे समझ नहीं पाया कि वो लोग क्या बात कर रहे थे, बट 3 लोग तो थे। तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो लोग चेरापूंजी के 20-25 किलोमीटर के रेडियस में सीसीटीवी चेक करना शुरू करते हैं। फिर फ़ोन लोकेशन चेक करना शुरू करते हैं कि इनके आसपास कौन सा फ़ोन लोकेशन होता है। ठीक है, फिर इन पुलिस वालों को पता चलता है सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कि यार 3 बंदे ये 21 तारीख को भी, 22 तारीख को भी और 23 तारीख को भी आस पास ही थे कहीं ना कहीं। और सीसीटीवी कैमरे में भी कई बार ऐसा देखने को मिला कि सोनम किसी से चैटिंग कर रही है, किसी को मैसेज कर रही है, और जब वो चैटिंग करती है तो वो राजा से दूर चली जाती थी। ऐसा कई जगहों पर देखने को मिला। एक जगह स्कूटी पे बैठी है, कुछ सोच रही है बहुत, ऐसे मतलब लग रहा है कि यार कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, बहुत डीप चल रहा है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें देखने को मिली। अब पुलिस वालों ने फिर यहाँ से सीधा इंदौर पुलिस को कॉल किया, मेघालय पुलिस ने। फिर इंदौर पुलिस ने भाई सीधा सीधा आकाश राजपूत को सबसे पहले उठाया, फिर विशाल को उठाया, किसी तरह से नंबर वंबर के थ्रू उठा लिया भाई उन लोगों ने। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कड़ी पहुंची राज कुशवाहा के पास। राज कुशवाहा जो उसका बंदा था भाई सोनम का, फिर उसके ऊपर जब मतलब नकेल कसी गई तो उसने धीरे धीरे फिर चूड़ी जब टाइट हुई सबने, और उसके बाद फिर आनंद को भी पकड़ा गया। फिर इन चारों ने तो कबूल कर। अब जब राज को ये सब चीज़ें पता चली ना, तो राज ने ये बात सीधा फिर बताया सोनम से, क्योंकि सोनम से उसकी बात तो हो रही थी राज की। तो अब सोनम ने अपने दिमाग में एक नया कहानी गढ़नी शुरू की कि यार अब मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे बच सकती हूँ। वही कहते हैं ना कि डूबते वाला जो आदमी होता है, डूबने वाला, वो आखिरी में हाथ पैर बहुत मारता है। ठीक है, अब सोनम को गलती तो कर दी थी सोनम ने, अब सोनम को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया कि भाई वो गाजीपुर में आके, बनारस और गाजीपुर के हाईवे में एक ढाबा था, वहां पे आके मिलती है। उसका जो मालिक होता है साहिल यादव, उससे कहती है कि मुझे एक फ़ोन दे दो और मुझे अपने भाई से बात करनी है, मुझे अपने फैमिली वालों से बात करनी है। तो वो फ़ोन लेती है और अपने भाई को फ़ोन करती, कहती है कि मैं किसी तरीके से मैं किडनैप हो गई थी, मैं बच बुच के आ गई हूँ, अपने घर वाल यहाँ पहुँच गई हूँ। तो अब उसके भाई को भी लगता है कि यार वो भाई तब तक मेघालय में ही था। ठीक है, लास्ट मिलने के बाद जो राजा का भाई था वो तो आ गया था इंदौर, लेकिन जो सोनम का भाई था वो अभी तक मेघालय में ही था, वो ढूंढ ही रहा था सोनम को। अच्छा, उसको भी एक तसल्ली हुई कि चलो मिल गई है ना। फिर उसके बाद भाई तब तक पुलिस वालों ने को खबर की गई, मेघालय पुलिस को खबर की गई। तब तक फिर मेघालय पुलिस ने सारी कड़ी तो मिला ही ली थी। उनको ये भी पता चल गया था कि सोनम भी हत्या में शामिल है। ठीक है, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ के जो डीआईजी साहब हैं, डेविस एन आर मार्क करके उनका शायद नाम है, हाँ डेविस एन आर मार्क करके उनका नाम है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि इसमें सोनम भी शामिल है, इसमें 4-4 बंदे ऐसे ऐसे शामिल हैं। ठीक है, और फिर पुलिस वालों ने, मेघालय पुलिस वहाँ से निकली, गाजीपुर आई। ठीक है, गाजीपुर में सोनम को उठाया, वहाँ से 4 बंदों को उठाया। और जब दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है ना, तो जो सोनम है वो कह रही है कि राज इसका मास्टरमाइंड है, और जो राज है वो कह रहा है सोनम मास्टरमाइंड है। मतलब समझो, जब अब जेल की बात आ गई, अब जो जिंदगी जाने की बात आ गई ना, फांसी ना हो जाए या पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास ना हो जाए, ऐसा कुछ, तो अब दरार पड़ गई, सारा प्यार मोहब्बत भूल गए गाइस ये लोग। ठीक है, लेकिन मतलब देखो सोनम तो मिल गई, ठीक है, लेकिन आदमी का वही है, विश्वास टूट गया। आदमी ने, कितने लोग दुआ कर रहे थे कि सोनम मिल जाए, सोनम के साथ कुछ गलत ना हो, कितने सारे लोग दुआ कर रहे थे यार, कितने सारे लोग, मेरे घर में लोग ऐसे कह रहे थे कि सोनम मिल जाए, है ना, काश सोनम मिल जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। लेकिन सोनम ने तो सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया गाइज। और सोनम ने पूरा, मतलब कि अब सोनम के बारे में क्या ही शब्द, मतलब रिश्ते को किस तरीके से शर्मसार, मतलब कलयुग किस तरीके से हावी होता जा रहा है इस समाज के ऊपर, कोई नहीं समझ सकता। कलयुग बुरी तरीके से हावी होता जा रहा है लोगों के ऊपर। लोग मतलब अपने रिश्ते को नहीं समझ, मतलब क्या गलती थी राजा की, क्या गलती थी राजा की, सोचो। मतलब सोनम के पूरी फैमिली को भी नहीं पता था भाई। सोनम का जो भाई है ना, आज मैंने एक वीडियो देखी, वो जाके राजा के फैमिली से गले मिल रहा है। ठीक है, राजा की फैमिली की, सॉरी मतलब माँ से गले मिल रहा है और कह रहा है कि माता जी, अगर सोनम इसमें कसूरवार है तो उसको मैं फांसी की सजा दिलाना चाहूंगा। मतलब एक भाई है जो इतना बढ़िया इंसान है। ठीक है, और सोचो कि राजा के फैमिली वाले कितने अच्छे हैं यार, कि उसकी बहन ने उसकी पूरी फैमिली को, उसके भाई को, उसके बेटे को मार दिया, लेकिन वो लोग भी फिर भी उसके भाई को कुछ नहीं कह रहे हैं। एक रिश्ता ये भी है, लेकिन एक तरफ ये कलयुग इस तरीके से हावी हो गया है कि लोग रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, लोग रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बाकी अब गाइस देखो, अब मेघालय पुलिस लेके गई है, वहीं केस चलेगा, वहीं पे कोर्ट सारी सुनवाई होगी। अब वहाँ पे क्या सज़ा दी जाती है, क्या नहीं होता है, देखो मेघालय पुलिस ने तो ये बोल दिया कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा एविडेंस है, तो मतलब सज़ा तो बड़ी से बड़ी ही मिलेगी। ठीक है, और हम तो उम्मीद भी करते हैं कि यही हो, सज़ा बड़ी से बड़ी ही मिले। गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।